हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर एंड एमए फोर्थ सेमेस्टर का क्लास कराऊंगी। ठीक है, जिसमें हम लोग जो हमारा चैप्टर होगा आज का वो बुद्धि होगा। ठीक है, बुद्धि हम लोग पढ़ेंगे यानी कि इंटेलिजेंस। इससे देखिए जो आप लोगों के पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं यानी कि सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर में भी और फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर में। ठीक है, इन दोनों ही पेपर में आप लोगों से बुद्धि नामक चैप्टर थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा ज़्यादा है और फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा कम है। बट देखिए पढ़ना आप दोनों को ही पड़ेगा। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर में फोर्थ सेमेस्टर के नहीं था। ठीक है, बट फिर भी देखिए 10 से 12 क्वेश्चन बुद्धि से रिलेटेड आया था। बस ये था कि हम लोगों ने तैयारी किया हुआ था पहले से ही। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। बट देखिए सेकंड पेपर में आप लोग के आने के चांसेस थोड़ा से ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं इस क्लास को कवर करा रही हूँ आज। ओके, तो सबसे पहले तो आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टा के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। और एक और बात कि जो लोग अभी भी पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, वो केवल एक पेपर की ही ले। अब तो देखिए कल सेकंड पेपर आप लोग का है ही, और यूट्यूब पर कम्प्लीटली लगभग लगभग क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा ही दिए गए हैं। ठीक है, तो उतने से आप लोग का हो जाएगा। लेकिन देखिए जो थर्ड पेपर है उसका क्वेश्चन जो है वो अभी तक आप लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सएप नंबर से जुड़ करके मैसेज करके ले सकते हैं। नंबर है आपका 6306275624। ठीक है, ये आप लोगों का देखिए व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यदि जिन लोगों को लेना है वो लोग हमें यहाँ पर मैसेज कर देंगे, और केवल वही लोग मैसेज करेंगे जिन लोगों को लेना है, अदरवाइज कोई मैसेज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आप लोगों का नंबर है ये मैंने लिख दिया हुआ है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, और इसी से जुड़ करके आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को लेना है वो लोग हमें कमेंट बॉक्स मैसेज करके बता देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। आई होप आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए होंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए क्योंकि हमारी जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम बची है एग्जाम में, और एक टाइम यानी कि एक पेपर तो हमारे हो गए हैं सेकंड सेमेस्टर के भी और फोर्थ सेमेस्टर के भी। ठीक है, अब सेकंड पेपर की सभी लोग तैयारी में लगभग लगभग लगे हुए हैं, क्या एकदम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। कल आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर की क्लास के बच्चों के स्टूडेंट है, और इसके बाद 24 तारीख को सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के बच्चों का यानी कि पेपर है। ठीक है, एग्जाम है। तो देखिए ये जो क्लास है बुद्धि वाली, ठीक है, ये दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% श्योर पेपर में फंसने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। और हम इतना क्वेश्चंस इसमें आप लोगों को करा देंगे 40-50 क्वेश्चन बुद्धि से रिलेटेड, कि कोई भी क्वेश्चन है आप लोग आसानी से कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए डिफिनेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन की तरफ चलेंगे, यानी कि कौन सा परिभाषा किसने दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग उधर ही चलेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने थ्योरी के फॉर्म में लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी, और आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सुनिएगा भी, और यदि आप लोग नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, बट देखिए यदि आप लोग क्लास को बार बार देखेंगे तो इससे आपका जो रिविजन होगा, ठीक है, सुनने से और देखने से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टर्न ने अपने परिभाषा में क्या कहा है। ठीक है, तो स्टर्न ने देखिए कहा है कि जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि है। ठीक है, यानी कि जो जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की जो सामान्य चेतन क्षमता होती है वही बुद्धि है। ये आपके विलियम स्टर्न साहब ने कहा है। ठीक है, दूसरा है आपका वेल्स। देखिए वेल्स ने क्या कहा है कि जो बुद्धि का अर्थ होता है वो संक्षेप में वह गुण है, ठीक है, वह गुण है जिसे व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में उत्तम प्रतिमानों का पुनर्योजन करता है। ठीक है, ये आपके वेल्स के अनुसार कहा गया है। तीसरा पॉइंट है आपका थार्नडाइक। देखिए थार्नडाइक ने क्या कहा है, इन्होंने देखिए यानी कि सन 1921 में, थोड़ा सा देखिएगा कि जो थार्नडाइक है इनके अंतर्गत यानी कि देखिए कई परिभाषाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है कि सन 1921 में जब थार्नडाइक ने बुद्धि की विभिन्न परिभाषाओं को एकत्र किया तो उन्होंने 13 मनोवैज्ञानिकों से विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं प्राप्त हुई थी। ठीक है, यानी कि 13 विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों से उनको परिभाषाएं प्राप्त हुई थी। उनमें से प्रमुख निम्नांकित है, यानी कि देखिए जो थार्नडाइक ने 1921 में अपने बुद्धि की जो विभिन्न परिभाषाओं को एकत्र किया था तो उसमें 13 मनोवैज्ञानिक से उनको परिभाषाएं प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे इन सभी मनोवैज्ञानिकों से कौन कौन सी परिभाषाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसी में से आप लोगों के फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चंस फंसे हुए थे। ठीक है, आप लोग का पहला है पीटरसन। देखिए इन्होंने क्या कहा था कि जो पीटरसन है इन्होंने अपने जो इंटेलिजेंस है उसका परिभाषा दिया था कि बुद्धि एक ऐसा जैव यंत्र है, ठीक है,
यानी कि जैव यंत्र है जिसके द्वारा उद्दीपन के जटिल प्रभावों को एकत्र कर 1 मिनट, ये देखिए छुप गया है, ठीक है? इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है? यानी कि जो बुद्धि है वह एक ऐसा जैव यंत्र है जिसके द्वारा उद्दीपन के जटिल प्रभावों को एकत्र कर आचरण में समन्वित प्रभाव की स्थापना की जाती है। ये पीटरसन के द्वारा परिभाषा दिया गया था, ठीक है? अब इसके बाद देखिए वुडवर्थ के अनुसार दिया गया है। वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धिमान होने का अर्थ है कि जिसकी बुद्धि परीक्षा ली जा रही है वह समस्या के मूल बिंदु को समझकर नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने अर्जित ज्ञान का अनुकूलन कर सके, ठीक है? यानी कि ये आपके वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धिमान होने का अर्थ है कि जिसकी बुद्धि परीक्षा ली जा रही है वह समस्या के मूल बिंदु को समझकर नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने अर्जित ज्ञान का अनुकूलन कर सके, ठीक है? ये आपके वुडवर्थ के अनुसार दिया गया था। और तीसरा है आपका देखिए बकिंघम के अनुसार, ठीक है? बुद्धि अधिगम की योग्यता है या फिर अधिगम की शक्ति है, या फिर इसको कुछ भी आप बोल सकते हैं, योग्यता या शक्ति है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट पेपर में आए हुए थे, ठीक है? जो बकिंघम के अनुसार कहा गया है कि इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है वो अधिगम की योग्यता है। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? ऑप्शन नहीं, आपका डिफिनेशन, ठीक है? अगला पॉइंट है आपका टर्मन के अनुसार। देखिए टर्मन ने किस प्रकार से बुद्धि की परिभाषा दिया था। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना कि उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। यानी कि टर्मन का कहना है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना कि उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। ओके, इसके बाद देखिए आपके डियरनर हैं, ठीक है? डियर्न है, इन्होंने बोला था कि बुद्धि अधिगम क्षमता, ठीक है? जो बुद्धि अधिगम क्षमता है या फिर अनुभवों से लाभ प्राप्त करने की योग्यता, यानी कि जो बुद्धि है वो अधिगम क्षमता अथवा अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता है, ठीक है? यानी कि आप इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि बुद्धि अधिगम क्षमता प्राप्त करने की योग्यता है, ठीक है? तो ये आपका डियर्न ने कहा था। इसके बाद है हेनमान, ठीक है? देखिए हेनमान ने क्या कहा था कि जो बुद्धि है इसके अंतर्गत दो फैक्टर आते हैं, यानी कि दो कारक आता है। पहला आता है आपका ज्ञान की क्षमता और द्वितीय आपका आता है प्राप्त ज्ञान, ठीक है? ये आपके हेनमान ने कहा है। अगला आपका पॉइंट है पिंटनर, ठीक है? इन्होंने देखिए कहा था कि मैंने सदैव बुद्धि को व्यक्ति के द्वारा जीवन के नवीन परिस्थितियों से अनुकरण की पर्याप्त योग्यता के रूप में ही माना है। यानी कि जो पिंटनर हैं, इन्होंने सदैव कहा है कि जो बुद्धि है वो व्यक्ति के द्वारा जीवन की नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन की पर्याप्त योग्यता के रूप में ही माना है, ठीक है? किसने? पिंटनर ने, ठीक है? तो ये सभी देखिए आपके डिफिनेशन है बुद्धि से रिलेटेड, और कुछ डिफिनेशन आप लोगों को और देखने को मिलेंगे यहाँ पर हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पर है आपके थार्नडाइक के अनुसार। अब थार्नडाइक ने क्या कहा था कि सामान्यतः हम बुद्धि की परिभाषा तथ्य एवं वास्तविकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तम अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स की योग्यता के रूप में कर सकते हैं। ये आपके थार्नडाइक ने कहा था। इसके बाद है फ्रीमैन। देखिए फ्रीमैन जो है उन्होंने कहा था कि बुद्धि प्रक्रियाओं यानी कि जो एक्शंस होते हैं, ठीक है, इसके अधिगम की योग्यता है अथवा नवीन कार्यों को पूरा करने की सामर्थ्य है जो कि क्रियाशील दृष्टि से लाभप्रद है, ठीक है? ये आपके फ्रीमैन साहब ने कहा था। इसके बाद है आपका हिलगार्ड। देखिए इनके अनुसार कहा गया था, यानी कि जो हिलगार्ड है उन्होंने कहा था कि बुद्धि वह योग्यता है जिसकी जांच बुद्धि परीक्षणों के द्वारा होती है, ठीक है? यानी कि हिलगार्ड ने कहा था कि बुद्धि वह योग्यता है जिसकी जांच बुद्धि परीक्षणों के द्वारा होती है। और लास्ट में आपका एक डिफिनेशन और है मन के अनुसार कि बुद्धि को समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट का लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और बहुमुखीपन कहा जाता है, कहा है, ठीक है? मन ने क्या कहा है, यानी कि जो बुद्धि है इसको समायोजन का लचीलापन और बहुमुखीपन कहा है, ठीक है? तो ये आपका इतने देखिए डिफिनेशन हो गए, ठीक है? अब हम लोग चलेंगे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या-क्या बुद्धि से रिलेटेड यानी कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में बुद्धि परीक्षण प्रारंभ हुआ, ठीक है? भारत में बुद्धि परीक्षण कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है? तो वैसे तो देखिए 1921 में, ठीक है? बट यहाँ पर जो राइट ऑप्शन दिया है आपका 1920 में दिया है, ठीक है? तो हम लोग भी 1920 ही इसको मानकर चलेंगे कि जो भारत में बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ था, ठीक है, वो 1920 में हुआ था। यदि आप लोग के ऑप्शन में 1920 नहीं दिया है तो आप लोग 1921 या फिर 1922 भी लगा सकते हैं, ठीक है?
वैसे देखिए जो भारत में बुद्धि परीक्षण हुआ था वो मेन 1921 में हुआ था, ठीक है? तो 1921 आप यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है? तो आप यदि ऑप्शन में आपके 1920 दिया है तो यही आपका करेक्ट होगा, यदि 1920 नहीं दिया है तब आप लोग 1922 लगा सकते हैं, ठीक है? तो सॉरी से आपका 4th ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा किसकी? यानी कि जो बुद्धि है वह अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह किसके अनुसार कहा गया है? थार्नडाइक की है यह परिभाषा, मैकडूगल की है, बकिंघम की है या फिर टर्मन की है, ठीक है? तो ये देखिए जो परिभाषा है कि बुद्धि अ, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, तो ये आपका किसके अनुसार दिया गया है? तो ये आपके बकिंघम के अनुसार दिया गया है, ठीक है? यानी कि जो थर्ड ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? यानी कि बुद्धि जो है वो पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन है आपका स्टर्न, सेकंड ऑप्शन है आपका बीनेट का यानी कि बीने का, थर्ड ऑप्शन है आपका गाल्टन का और फोर्थ ऑप्शन है टर्मन का। तो देखिए जो बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, ठीक है, यानी कि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, वो आपके बीने का है, ठीक है, यानी कि जो सेकंड हाँ ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपसे कि बुद्धि की प्रमुख विशेषता है, ठीक है, बुद्धि की प्रमुख विशेषता है यानी कि बुद्धि कैसी होती है? तो पहला ऑप्शन है बुद्धि जन्मजात होती है, अर्जित होती है, सामाजिक होती है, व्यक्तिगत होती है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो प्रमुख विशेषता सबसे ज्यादा जो मुख्य है, ठीक है, वैसे अर्जित भी होती है, ठीक है, सामाजिक भी होती है, व्यक्तिगत भी होती है, बट यहाँ पर जो सबसे प्रमुख विशेषता पूछा है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह बताया है, ठीक है, यानी कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि को यानी कि प्रमुख जो उसकी योग्यताएँ हैं उसको 7 समूह बताया है। पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन ने, सेकंड ऑप्शन है थॉर्स्टन ने, थर्ड ऑप्शन है थार्नडाइक ने और फोर्थ ऑप्शन है आपका टर्मन ने, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह बताया है, तो ये आपके थॉर्स्टन साहब हैं, ठीक है? इन्होंने ही 7 प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वुडवर्थ ने बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं, ठीक है? यानी कि जो वुडवर्थ हैं, इन्होंने बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं? 5 तत्व बताए हैं, 7 तत्व बताए हैं, 9 तत्व बताए हैं या फिर 4 तत्व बताए हैं। तो देखिए जो वुडवर्थ साहब हैं इन्होंने बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं, तो इन्होंने 4 तत्व बताए हैं, ठीक है? यानी कि वुडवर्थ जो है वो जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने 4 प्रकार के तत्वों को बताया है, ठीक है? बुद्धि के सिद्धांत में। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि बुद्धि की परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से किस देश में प्रारंभिक प्रयोग हुए, यानी कि जो बुद्धि की परीक्षा है, ठीक है, इसके संबंध में किस देश में प्रारंभिक प्रयोग हुआ था? पहला ऑप्शन है जर्मन, सेकंड ऑप्शन है आपका फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है इंग्लैंड और फोर्थ ऑप्शन है आपका रूस, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस, ठीक है, यानी कि जो बुद्धि परीक्षा के संबंध में, ठीक है, किस देश में प्रारंभिक प्रयोग हुए थे, तो आपके जो फ्रांस है यहीं पर प्रारंभिक प्रयोग हुआ था, ठीक है, यानी कि सबसे पहले बुद्धि की परीक्षा का, ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, अभी अभी आपके जस्ट क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, ठीक है, और 18 वाले क्वेश्चन पेपर में कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसके हैं? पहला ऑप्शन है सी स्पीयरमैन, सेकंड ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, थर्ड ऑप्शन है एल एस हॉलिंगवर्थ और फोर्थ ऑप्शन है एस सिरिल बर्ट, ठीक है? तो देखिए जो द्विकारक सिद्धांत दिया है, ठीक है, यानी कि किसने दिया है, तो ये आपके स्पीयरमैन साहब ने दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि बुद्धि के एक सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, यानी कि जो एक सत्तात्मक
प्रतिपादन है, ठीक है, सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन है, वो किसने किया है? पहला ऑप्शन है आपका थार्नडाइक महोदय ने, सेकंड ऑप्शन है आपका बर्ट महोदय ने, थर्ड ऑप्शन है स्पीयरमैन ने और फोर्थ ऑप्शन है सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है। तो देखिए जो सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक यानी कि एक सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन है, ठीक है, वो आपके सैमुअल जॉनसन ने किया है, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है, थर्स्टन ने बुद्धि को कितने तत्वों से युक्त माना है, ठीक है। यानी कि जो थर्स्टन साहब हैं इन्होंने बुद्धि को कितने तत्वों से युक्त माना है? पहला ऑप्शन है आपका 8 तत्वों से युक्त, सेकंड ऑप्शन है 9 तत्वों से युक्त, थर्ड ऑप्शन है 5 तत्वों से युक्त और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 9 तत्वों से युक्त थर्स्टन ने बुद्धि को माना था, ठीक है। यानी कि जो थर्स्टन का सिद्धांत था, ठीक है, उन्होंने उसमें 9 प्रकार के बुद्धि को बताया है, ठीक है। तो ये थर्स्टन के द्वारा जो बुद्धि के कितने तत्व होते हैं वो 9 तत्व होते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में आपके फंस सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के आए थे पेपर में कि थार्नडाइक के कितने तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं। इसी प्रकार से किसी के भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है आपका कि टर्मन और मेरिल ने बीने साइमन मापनी का पुनर्मानकीकरण किया था, ठीक है। यानी कि जो टर्मन है और जो मेरिल है, ठीक है, इन्होंने जो बीने साइमन मापनी हुआ था इसका मानकीकरण किया था। पहला ऑप्शन है फ्रांस के प्रतिदर्शों के अनुसार, सेकंड ऑप्शन है अमेरिका के प्रतिदर्शों के अनुसार, थर्ड ऑप्शन है भारत के प्रतिदर्शों के अनुसार और फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी के प्रतिदर्शों के अनुसार, ठीक है। तो देखिए जो टर्मन और मेरिल हैं इन्होंने बीने साइमन मापनी का पुनर्मानकीकरण जो किया था वो आपके अमेरिका के प्रतिदर्शों के अनुसार किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो सामान्य और विशिष्ट कारक हैं बुद्धि के, ठीक है, इसका प्रतिपादन जो है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका स्पीयरमैन, सेकंड ऑप्शन है क्रो एवं क्रो द्वारा, थर्ड ऑप्शन है थार्नडाइक द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है आपका चार्ल्स वुडवर्थ के द्वारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए सामान्य और विशिष्ट यानी कि 2 कारक दिए गए हैं। तो द्विकारक जो सिद्धांत है, ठीक है, वो आपके स्पीयरमैन के हैं। इन्होंने ही सामान्य कारक और विशिष्ट कारण यानी कि 2 कारकों के बारे में बताया है। तो जो देखिए विशिष्ट कारक पूछा है, सामान्य कारक पूछा है, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो आपके स्पीयरमैन साहब हैं, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए एक क्वेश्चन आपसे बुद्धि लब्धि का पूछा है, इस प्रकार के क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, ठीक है, बट आपको क्वेश्चंस पूछा गया है कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 है, ठीक है, 15 वर्ष है, बाकी उसकी जो वास्तविक आयु है, ठीक है, वो 12 वर्ष है। तो जो उसकी बुद्धि लब्धि है वो कितना होगा, ठीक है। तो आपके लिए एक बुद्धि लब्धि का सूत्र आता है, ठीक है, MA/CA इंटू 100, ठीक है। यानी कि जो आप लोग का बुद्धि लब्धि का होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो उस क्वेश्चन को ऐसे तो पूछेगा नहीं, ठीक है, बट थोड़ा सा इस पर स्क्रीन पर मुझे दिक्कतें आ रही हैं, नहीं तो मैं बता देती आप लोगों को, ठीक है। बहुत लोगों को आता भी होगा, ठीक है, करने, बट 1 मिनट। इसका देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उस इस टाइप के देखिए क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा नहीं वैसे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि भाटिया क्रिया परीक्षण समूह, ठीक है, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट जो हुआ है उसमें कितने प्रकार के भारतीयकृत परीक्षण हैं, ठीक है, 2 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं या फिर 6 प्रकार के हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 प्रकार के भाटिया क्रिया समूह परीक्षण में भारतीयकृत परीक्षण है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, आने की संभावना ज्यादा है कि एटोनॉमी एंड फिलॉसफी ऑफ एक्सप्रेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। यानी कि एटोनॉमी एंड फिलॉसफी ऑफ एक्सप्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेवेटर हैं, बीने हैं, बर्ट हैं या फिर रायबर्न है?
तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बीने का ही ये बुक है, ठीक है, यानी कि पुस्तक है इकोनॉमी एंड फिलोसफी ऑफ एक्सप्रेशन नामक पुस्तक किसका है, यानी कि इसके लेखक कौन है, तो आपके बीने साहब हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षा किसी प्रकार का कार्य अथवा समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति की मानसिक योग्यता का मापन किया जाता है, यह कथन किसका है, ठीक है, यानी कि जो बुद्धि परीक्षा है वो किसी प्रकार का कार्य या फिर समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति की मानसिक योग्यता का मापन किया जाता है, ठीक है। यह कथन किसका है, टर्मन का है, ड्रेवर का है, बीने का है या फिर रोड्सा का है, ठीक है। तो इसका देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है, ये आपका टर्मन साहब का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि जर्मनी के लिपजिंग, ठीक है, लिपजिंग नगर में वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, यानी कि जो जर्मनी का लिपजिंग नगर है, ठीक है, वहां पर वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो कब किया था, पहला ऑप्शन है 1879 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1889 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1896 ईस्वी में और फोर्थ है 1890 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1889 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है वो स्थापित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सामूहिक बुद्धि परीक्षा का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ, यानी कि जो सामूहिक बुद्धि परीक्षा का आरंभ हुआ था वो सबसे पहले किस देश में हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका भारत, सेकेंड ऑप्शन है आपका अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है आपका जर्मनी और फोर्थ ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, ठीक है। तो देखिए अब आपको बताना है कि जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ हुआ था वो सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो ये देखिए आपके ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। तो यानी कि आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि सन 1910 में किसने गणित की बुद्धि परीक्षा संपादित की, यानी कि जो 1910 में, ठीक है, किसने गणित की बुद्धि परीक्षा संपादित की थी। पहला ऑप्शन है आपका बी ने, सेकंड है टर्मन, थर्ड है आपका कैटल और फोर्थ है कोर्टिस, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उन्होंने जो बीने साहब हैं अल्फ्रेड बीने, ठीक है, इन्होंने 1910 में गणित की बुद्धि परीक्षा जो है वो संपादित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है कि शिक्षा लब्धि का सूत्र क्या होता है, ठीक है। शिक्षा लब्धि का सूत्र, पहला ऑप्शन है शिक्षा लब्धि बराबर अवास्तविक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100, सेकेंड ऑप्शन है आपका शिक्षा लब्धि बराबर अवास्तविक आयु अवाप्ति वायु, ठीक है, अवाप्ति आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 और थर्ड ऑप्शन है शिक्षा लब्धि बराबर अवाप्ति आयु अपन मानसिक आयु इंटू 10 यानी कि 10 और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा लब्धि बराबर अवाप्ति आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 1000 यानी कि 1000, ठीक है। तो देखिए जो आप लोग को शिक्षा लब्धि का सूत्र होता है, ठीक है, जो शिक्षा लब्धि का सूत्र होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शिक्षा लब्धि बराबर अवाप्ति आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, ये आपके शिक्षा लब्धि का सूत्र होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पेपर में आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। यदि आप लोग किसी भी टेट सीटेट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन देखिए यूपी टेट वगैरह में ये सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र है, ठीक है, यानी कि जो आईक्यू का सूत्र होता है वो क्या है। पहला ऑप्शन है बुद्धि लब्धि बराबर वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु गुणे 100, सेकेंड ऑप्शन है मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु बटा सॉरी इंटू 1000 और थर्ड ऑप्शन है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 10 और फोर्थ ऑप्शन है आपका बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। तो देखिए जो बुद्धि लब्धि होता है इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बुद्धि लब्धि आईक्यू बराबर एम ए बटा सी ए, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एम ए अपान सी ए, ठीक है, इंटू 100। तो यही आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु
या फिर वास्तविक आयु गुणे 100 का सूत्र निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक दिया है, यानी कि जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो, ठीक है, वो किसने दिया है। पहला ऑप्शन है आपका टर्मन ने, सेकंड ऑप्शन है हल ने, थर्ड ऑप्शन है लैंडल ने और फोर्थ ऑप्शन है आपका ड्रेवर ने, ठीक है। तो देखिए जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है यानी कि मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणे 100, ये आपके टर्मन साहब के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है 1917 यानी कि सन 1917 से 18 ईस्वी के महायुद्ध में सैनिकों के चुनाव हेतु सामूहिक बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, यानी कि किसने किया? टर्मन और ओटिस ने। सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर जर्लोटा ने और थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर सोहनलाल और डॉक्टर जटोला ने और फोर्थ ऑप्शन है बीने साइमन और ओटिस ने, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो सन 1917 और 18 ईस्वी के महायुद्ध में सैनिकों के चुनाव हेतु सामूहिक बुद्धि परीक्षण तैयार किया था वो आपके टर्मन और ओटिस साहब ने किया था। किसने? टर्मन और ओटिस साहब, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आर्मी अल्फा परीक्षण था, ठीक है, यानी कि जो आर्मी अल्फा परीक्षण था वो क्या था। पहला ऑप्शन है शाब्दिक और हिंदी भाषा बोले जाने वालों के लिए, सेकंड ऑप्शन है शाब्दिक और अनपढ़ लोगों के लिए, थर्ड ऑप्शन है आपका अशाब्दिक और अंग्रेजी भाषा यानी कि भाषा जानने वाले लोगों के लिए और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए आर्मी अल्फा जो परीक्षण है, ठीक है, वो किसके लिए था? आर्मी अल्फा परीक्षण तो ये आपका शाब्दिक और अंग्रेजी भाषा जानने वाले लोगों के लिए था, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि रोरसाक परीक्षण के स्याही के धब्बे के कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए जो रोरसाक के परीक्षण के जो स्याही के धब्बे के कितने कार्ड होते हैं, ठीक है, तो वो आपके 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तो पहले ही ऑप्शन निकल गया, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सबसे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि 71 से 80 बुद्धि लब्धि वाले बालक को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जो 71 से लेकर के 80 बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अल्प बुद्धि, यानी कि जिनका आईक्यू लेवल 21 से लेकर के 80 बुद्धि यानी कि आईक्यू लेवल क्षमता तक यानी कि रहता है वो अल्प बुद्धि वाले बालक कहे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रवर्तक कौन है। ये आप लोग बार बार देखिए पढ़े हुए हैं, फर्स्ट में भी, सेकंड में, थर्ड में भी, ठीक है, और फोर्थ में भी फिर से आपको पढ़ने की ये सब बारी आ गई है, तो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पेपर अच्छे बनने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक कौन है? वुंट है, फ्रायड है, जुंग है या फिर स्पीयरमैन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फ्रायड साहब हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो बुद्धि परीक्षण है उसका उपयोग नहीं किया जा सकता बुद्धि के मापन में, व्यवसायिक निर्देशन तथा चयन में, जन्मजात योग्यता के मापन में, शाला प्रवेशार्थियों के चयन में। तो देखिए जो बुद्धि के परीक्षण के बारे में बात किया गया है कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये आपके जन्मजात योग्यता के मापन में, यानी कि जो जन्मजात योग्यता आपको मिला है, ठीक है, इसमें आप बुद्धि का मापन नहीं कर सकते। बाकी आप बुद्धि के मापन में, व्यवसायिक निर्देशन तथा चयन में और शाला प्रवेशार्थियों के चयन में आप बुद्धि परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जन्मजात योग्यता के मापन में आप लोग बुद्धि परीक्षण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बीने और साइमन मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि जो बीने और साइमन थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे, फ्रांस के थे, रूस के थे या फिर जर्मनी के थे, ठीक है। तो देखिए यह जो आपके बीने और साइमन है ये दोनों ही आपके फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विलियम स्टर्न था, यानी कि जो विलियम स्टर्न था वो कौन था? जर्मन मनोवैज्ञानिक था, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, फ्रांस का मनोवैज्ञानिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो पूछा गया कि जो विलियम स्टर्न है वो आपका जर्मन मनोवैज्ञानिक था, यानी कि जर्मनी से था इसलिए इसको जर्मन मनोवैज्ञानिक कहा जाता था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि केली के अनुसार बुद्धि, ठीक है,
केली के अनुसार बुद्धि, पहला ऑप्शन है 7 मानसिक योग्यताओं का समूह है, सेकंड ऑप्शन है आपका आब मानसिक योग्यताओं का समूह है, थर्ड है 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है और फोर्थ ऑप्शन है आपका 10 मानसिक योग्यताओं का समूह है, ठीक है। तो देखिए जो केली के अनुसार बुद्धि है, ओके, ये आपका 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है। कितने मानसिक योग्यताओं का? 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है केली के अनुसार जो बुद्धि है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज की धारणा का विकास किसने किया है, ठीक है। यानी कि जो मेंटल एज मानसिक आयु दिया गया है आपके बुद्धि लब्धि में, उसकी धारणा का विकास किसने किया था? पहला ऑप्शन है वीने ने, सेकंड ऑप्शन है आपका C.H. राइस ने, थर्ड ऑप्शन है आपका डॉक्टर भाटिया ने और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो मानसिक आयु मेंटल एज की धारणा दिया है वो आपके बीने साहब ने दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के आधार पर सुधारने की योग्यता बुद्धि है, यह परिभाषा किसकी? यानी कि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभवों के आधार पर, ठीक है, सुधारने की जो योग्यता है वह बुद्धि है, यह किसकी है? पहला ऑप्शन है मैकडूगल की, सेकंड ऑप्शन है आपका टर्मैन की, थर्ड ऑप्शन है स्पीयरमैन की और फोर्थ आपका बिनेट की, ठीक है। तो ये जो आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसको अर्जित अनुभव के आधार पर सुधारने की जो योग्यता है वो बुद्धि है। ये कथन आपके मैकडूगल साहब की है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि थॉर्स्टन ने बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं? अभी अभी ऊपर मैंने एक क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि जो थॉर्स्टन है उन्होंने बुद्धि के कितने तत्व बताए थे? 7 बताए थे, 8 बताए थे, 9 या फिर 10? तो देखिए जो थॉर्स्टन साहब थे, ठीक है, इन्होंने बुद्धि के 7 तत्व बताए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का सामान्य तत्व है, यानी कि सामान्य तत्व क्या है? यानी कि जो स्पीयरमैन है, ठीक है, उनके अनुसार जो बुद्धि का सामान्य तत्व है, इन्होंने देखिए 2 तत्व बताए थे, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व, ठीक है। तो जो सामान्य तत्व है उसका क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है सभी में होता है, सेकंड ऑप्शन है स्वस्थ मनुष्यों में होता है, थर्ड ऑप्शन है केवल पुरुषों में होता है और फोर्थ ऑप्शन है केवल शिक्षित लोगों में होता है, ठीक है। तो देखिए जो स्पीयरमैन के अनुसार जो सामान्य बुद्धि का तत्व है, ठीक है, सामान्य बुद्धि यानी कि जो जनरल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, तो जो जनरल इंटेलिजेंस होता है वो आपके यानी कि सभी में होता है, ठीक है, किसके में? सभी व्यक्तियों में होता है जो सामान्य बुद्धि होती है। लेकिन जो विशिष्ट बुद्धि होती है वो सभी में नहीं होती है। तो यहाँ पर हमसे सामान्य तत्व ही पूछा है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी में होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यानी कि जो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है वो किसने किया था? स्पीयरमैन ने, बीने ने, थर्स्टन ने या फिर केली ने, ठीक है। तो देखिए जो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो आपके जो समूह कारक सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है वो आपके थॉर्स्टन साहब ने किया हुआ है, ठीक है। यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे फटाफट से, काफ़ी जल्दी हमें क्लास करना है क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर के लिए आज एक लास्ट क्लास देना है, ठीक है। क्वेश्चन है गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता को क्या कहते हैं? यानी कि जो गणितीय संकेतों को समझने और प्रयोग करने की जो योग्यता होती है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्थूल बुद्धि, सेकंड है अमूर्त बुद्धि, थर्ड है सामाजिक बुद्धि और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जब आप गणितीय संकेतों को समझने या फिर प्रयास करने की योग्यता है, ठीक है, उसको अमूर्त बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध विचारक बीने ने बुद्धि को किसकी योग्यता माना है? यानी कि जो सुप्रसिद्ध विचारक हैं बीने, इन्होंने बुद्धि को किसकी योग्यता माना है? तर्क की योग्यता माना है, निर्णय की, आलोचना की या फिर उक्त सभी की? तो देखिए जो सुप्रसिद्ध आपके बीने हैं, ठीक है, जिन्होंने एक कारक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इन्होंने बुद्धि को तर्क, निर्णय और आत्म आलोचना इन सभी की योग्यता को माना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है कि जनसंख्या में बुद्धि लब्धि प्राप्तांक इस प्रकार से वितरित रहते हैं कि अधिकांश लोगों के प्राप्तांक वितरण डैश क्षेत्र में रहते हैं। पहला ऑप्शन है अधिकतम बुद्धि लब्धि प्राप्तांक वाले, सेकंड है न्यूनतम बुद्धि लब्धि प्राप्तांक वाले, थर्ड है मध्य बुद्धि लब्धि प्राप्तांक वाले और फोर्थ है उपरोक्त सभी कथन गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो जनसंख्या में बुद्धि लब्धि प्राप्तांक इस प्रकार से वितरित रहते हैं कि अधिकांश लोगों के प्राप्तांक जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो अधिकांश लोगों के प्राप्तांक होते हैं वो मध्य बुद्धि लब्धि प्राप्तांक वाले होते हैं, यानी कि अधिकांश लोगों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो मध्य यानी कि सामान्य होती है। ठीक है, तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसी भी जनसंख्या के बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का माध्य होता है 100 होता है, 80 होता है, 60 होता है या फिर 140। तो देखिए अभी अभी हमने बताया जो मानसिक आयु होता है ऊपर, ठीक है, बटे आपका वास्तविक आयु होता है गुणे आपका 100 होता है। तो ये जो 100 है यही आपके बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का माध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि सांवेगिक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के संप्रत्यय से संबंधित है, यानी कि जो सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय है, ठीक है, उससे कौन संबंधित है? जीन पियाजे हैं या फिर सैलोवी तथा मेयर हैं, ठीक है, थर्ड है अब्राहम मैस्लो है और फोर्थ है थर्स्टन और केली महोदय को। ठीक है, तो देखिए जो आपके सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय है, ठीक है, वो आपके सैलोवी तथा मेयर से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे देखिए ऑप्शन में टिक पहले से ही था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, जो बुद्धि है वह सीखने की योग्यता है किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है इसमें आपका बकिंघम द्वारा, सेकंड है बीने द्वारा, थर्ड है तन्मन द्वारा और फोर्थ है आपका स्पीयरमैन द्वारा। ठीक है, तो देखिए जो बुद्धि है वो सीखने की योग्यता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये परिभाषा आपके बकिंघम के द्वारा दिया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी आपके गलत हो जाएंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की चिंतन क्षमता एक बच्चे में सृजनशीलता होने की सूचक है? ठीक है, यानी कि जो निम्न में से कौन सी यानी कि किस प्रकार की जो चिंतन क्षमता है वो एक बच्चे में सृजनशीलता होने की सूचक है? पहला ऑप्शन है स्पष्ट चिंतन क्षमता, सेकंड है व्यवस्थित चिंतन क्षमता, थर्ड है आपका सही चिंतन क्षमता और फोर्थ है भिन्न चिंतन क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार की चिंतन क्षमता एक बच्चे में सृजनशीलता होने के सूचक होते हैं? ठीक है, सृजनशीलता का, तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका होगा भिन्न चिंतन क्षमता। यानी कि देखिए जब सृजनशील यानी कि बच्चा क्रिएटिव होगा, यानी कि उसका जो चिंतन होगा यानी कि जो उसके थिंकिंग होंगे, ठीक है, जो सोच रहा है वो सबसे अलग उसकी क्षमताएं होंगी सीखने की, ठीक है, या फिर सोचने की। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कृत्रिम बुद्धि के उदाहरण के रूप में चर्चा नहीं की जा सकती, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसके उदाहरण के रूप में चर्चा नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर का, कैलकुलेटर का, रोबोट का, मनुष्य का। ठीक है, तो जो कृत्रिम बुद्धि होती है, ठीक है, उसमें मनुष्य की चर्चा नहीं की जा सकती है, बल्कि आपकी कंप्यूटर, कैलकुलेटर और रोबोट की जो है वो चर्चा की जा सकती है जो कृत्रिम बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है, यानी कि जो बच्चे का विकास है, ठीक है, सिरस्थ यानी कि जो सिर से लेकर के पैर की ओर सिद्धांत चलते हैं वो निम्न में से सत्य कथन क्या है? यानी कि पहला ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर होता है, सेकंड है विकास पैर से सिर की ओर होता है, थर्ड है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आपसे बात कही गई सिरस्थ सिद्धांत, सिरस्थ का मतलब बच्चे का सिर से लेकर के पांव की ओर विकास होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है देखिए वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट दे दिया है कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है सिरस्थ सिद्धांत के अंतर्गत। ओके, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वहीं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह संस्कारों की आनुवंशिकता का कारण है, सेकंड ऑप्शन है यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है, थर्ड है औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है और फोर्थ है यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। ठीक है, तो देखिए जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने बाल विकास के बारे में कहा है कि,
ठीक है। तो जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होती है, ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिगम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? यानी कि गार्डनर जो है, ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो गार्डनर है, इन्होंने 8 प्रकार के देखिए जैसे कि अपना जो बुद्धि है, ठीक है, 8 प्रकार के बुद्धि को बताया है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है? और यहाँ पर देखिए गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का ही बात किया है, ठीक है, बट इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का निर्माण किया है, ठीक है। कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी अभियोग्यता, भावात्मक अभियोग्यता, अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता और भाषात्मक अभियोग्यता, ठीक है। तो इसमें देखिए जो नहीं होगा वो आपका भावनात्मक अभियोग्यता, ठीक है, बाकी सब सही है। केवल आपका जो ख है यानी कि सेकंड ऑप्शन है वही आपका नहीं है, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे जो नहीं पूछा था उसी का आंसर हमको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए हम आप लोगों को कल के मैराथन वाले क्लास में एंड पीडीएफ में भी दिए हुए हैं, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों को, और थर्ड वाले सेकंड वालों को ये सब के बारे में नहीं पता है तो पढ़ लेंगे, हो सकता है क्या पता उनके भी पेपर में ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रायः प्रयोग में लाए जाने वाले सूत्र 3 Rs का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है पढ़ना लिखना व गणित का ज्ञान, सेकंड है पढ़ने लिखने व दौड़ने का ज्ञान, थर्ड है पढ़ने लिखने और याद करने की योग्यता, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक्स, यानी कि पढ़ना लिखना और गणित का ज्ञान ही 3 Rs कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, ठीक है, तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की IQ होती है, यानी कि किसी बच्चे की जो मानसिक आयु है वो 5 वर्ष की है और जो उसकी वास्तविक आयु है, ठीक है, वो 4 वर्ष की ही है। तो जो बुद्धि का जो बच्चे का अ, क्या है, बच्चे का IQ होगा, ठीक है, वो कितना होगा? अब आपको बताना है कितना होगा। अब आपको बताना है कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए आप लोग का 125 आंसर जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 125। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। पूछेगा तो नहीं ऐसे, देखिए एक क्वेश्चन और भी इससे रिलेटेड था, अभी भी एक और क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं इसको चलिए आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले इसका जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है MA/CA होता है। तो मानसिक आयु आपका कितना है, 5 है, ठीक है, अपान जो वास्तविक आयु है वो 4 है, इंटू 100, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए 4 से आप लोगों को 100 को काट देना, ठीक है, 4 से यदि आप लोग 100 को काटते हैं तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। 25 चौका 100 होता है, तो ये आपका 25 आएगा, और 25 का जो गुणा है वो 5 में कर देंगे तो 25 पचे कितना होता है, 125 होता है। तो यही आपका जो राइट आंसर होगा ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से बुद्धि लब्धि निकाला जाता है, यदि जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग सीख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? यदि आपकी क्लास के कोई बच्चे अति मेधावी मतलब बहुत ज्यादा उच्च स्तर वाले, उनका जो बुद्धि लब्धि 140 प्लस 150 प्लस है, मेधावी बच्चा, ठीक है, तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, या फिर समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे, या फिर जब वे चाहें यानी कि जब बच्चे चाहें तब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी किसी बच्चे का यदि छात्र का वो अति मेधावी है, ठीक है, तो किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, तो उसके लिए एक समृद्धिकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए और उसी के द्वारा उसको पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जो नैदानिक परीक्षण होते हैं उसके मुख्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, सेकंड ऑप्शन है आपका उपचारात्मक कार्यक्रमों के विशेष प्रकृति की आवश्यकता, थर्ड ऑप्शन है अकादमिक कठिनाइयों के कारण पता लगाना, और फोर्थ ऑप्शन है छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना, ठीक है।
तो देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो नैदानिक परीक्षा होता है वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो नैदानिक परीक्षण का देखिए जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों को पता लगाना, ठीक है? यानी कि नैदानिक परीक्षण यानी कि जो भी समस्याएँ हैं उस समस्याओं का यानी कि उस समस्याओं के क्या कारण है जिसकी वजह से आपके पास समस्या वो आई है, उसी समस्याओं का पता लगाना ही नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है? तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है आपका और चलेंगे देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है विशेष शिक्षा संबंधित यानी कि जो विशेष शिक्षा संबंधित है वो किससे है? पहला ऑप्शन है मेधावी छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा से और सेकंड है कम योग्य शिक्षार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रम से, थर्ड ऑप्शन है आपका शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों से और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो विशेष शिक्षा संबंधित होती है, ठीक है, जो विशेष शिक्षा संबंधित होती है वो आपके मेधावी छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा से है, ठीक है, विशेष शिक्षा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान है, यानी कि जो शिक्षा में विकास हो रहा है, ठीक है, इसको लेकर के फ्रोबेल का मुख्य योगदान क्या है? पहला ऑप्शन है वाणिज्यिक शिक्षालय, सेकंड ऑप्शन है आपका बालवाड़ी, थर्ड ऑप्शन है आपका पब्लिक स्कूल और फोर्थ ऑप्शन है लैटिन स्कूल। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो शिक्षा में विकास को लेकर के फ्रोबेल का मुख्य योगदान है वो आपका बालवाड़ी है, ठीक है? इन्होंने बालवाड़ी यानी कि स्कूल जो है वो खोला हुआ था, ये आपको थर्ड पेपर में हम बखूबी पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो नहीं कर पाता तो यह है पहला ऑप्शन है दृष्टि दोष, सेकंड ऑप्शन है सीखने में अक्षम, थर्ड ऑप्शन है मानसिक दोष और फोर्थ ऑप्शन है मानसिक छाया, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सेकंड बिल्कुल करेक्ट, यानी कि बच्चा सीखने में अक्षम है, वो समझ नहीं पा रहा, सीख नहीं पा रहा है कि 16 की जगह 61 लिखा है कि 61 है कि 16 है, ठीक है? या फिर 6 है, डी है, वो इसके अंतर यानी कि मध्य अंतर नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो जो सेकंड ऑप्शन है वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ होता है, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है इसका क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है अभियोग्यता का विकास, सेकंड है विकलांग बच्चे का विकास, थर्ड ऑप्शन है शारीरिक कौशल का विकास और फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास। तो देखिए जो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है वो आपका अभियोग्यता का विकास करना होता है, ठीक है? तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि रचनात्मक खेल का आयोजन होना चाहिए, यानी कि जो रचनात्मक खेल है उनका आयोजन किसके लिए होना चाहिए? केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, सेकंड है केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे समय वाक्य को लिख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन है केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं और फोर्थ है सभी छात्रों के लिए, ठीक है? तो देखिए जो रचनात्मक खेल होता है इन सभी छात्रों के लिए इनका आयोजन करना चाहिए, यानी कि रचनात्मक खेल होगा, ठीक है? तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए, यानी कि कोई एक मेधावी छात्र है, यदि वो अध्ययन कर रहा है उसमें बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है तो जो शिक्षक है उसको निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? पहला ऑप्शन है उसके बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा, सेकेंड ऑप्शन है उसकी कम उपलब्धि का कारण का पता लगाना, थर्ड ऑप्शन है उसे परीक्षा में कृपांक देना और फोर्थ ऑप्शन है उसे अभिभावक से कहना, यानी कि उसके अभिभावक से कहना कि वह उसे स्कूल से निकाल ले, ठीक है? तो देखिए जब भी आप एक मेधावी छात्र के यानी कि अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई छात्र, तो शिक्षक को यानी कि निम्न में से कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? तो देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका होगा, ठीक है, वो आपका ये होगा कि उसकी जो कम उपलब्धि है उसके कारणों का पता लगाएं, यानी कि कम उपलब्धि कैसे आई है इस कारणों का पता लगा करके उसको यानी कि बेस्ट तरीका उसको दिया जाए, ठीक है, जिससे कि वो एक मेधावी छात्र बन सके। ओके, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, यानी कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? पहला ऑप्शन है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, सेकंड ऑप्शन है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, थर्ड ऑप्शन है आपका यह समय बिताने में सहायक होगा और फोर्थ ऑप्शन है यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। यानी कि देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है,
ठीक है। तो क्यों उचित है? यानी कि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा उचित है। तो जो सबसे परफेक्ट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि 4th है घ, वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है आपका कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि वाले बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी कक्षा में जो मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे, ये भी आपका गलत होगा। थर्ड पॉइंट है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, ठीक है। और फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पॉजिटिव आंसर आपका होगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि टॉरेंस ने सृजनशील बच्चों के निम्नांकित में से कितने गुणों की जानकारी प्रस्तुत की? यानी कि जो टॉरेंस मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, महोदय जी, इन्होंने सृजनशील बच्चों के निम्नांकित में से कितने गुणों का जानकारी जो है वो प्रस्तुत किया है? 80, 82, 84 या फिर 86, ठीक है। तो इसका देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 84, 84। यानी कि जो टॉरेंस है इन्होंने सृजनशील बच्चों के निम्नांकित में से कितने गुणों की जानकारी प्रस्तुत की है? तो ये 84 गुणों की यानी कि जो जानकारी है उसको प्रस्तुत किया है यानी कि टॉरेंस ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका कि सृजनात्मक चिंतन का घनिष्ठ संबंध किससे होता है? ठीक है, यानी कि जो सृजनात्मक चिंतन है उसका घनिष्ठ संबंध किससे होता है? आगमनात्मक तर्कना से, सेकंड है निगमनात्मक तर्कना से, थर्ड ऑप्शन है आपका मूल्यांकन परक तर्कना से, और फोर्थ है सादृश्यवादी तर्कना से, ठीक है। तर्कड़ा कहिए या तर्कना कहिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया 62 नंबर कि सृजनात्मक चिंतन का घनिष्ठ संबंध किससे होता है, ठीक है। तो आपके आगमनात्मक तर्कना से होता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए तो देखिए आज की क्लास में बस इतना ही। चलिए फिर से अपने अगले क्लास में मिलेंगे, यानी कि 4th सेमेस्टर के आज लास्ट क्लास में अभी कुछ टाइम बाद मिलेंगे हम आप लोगों से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।